एक बार बैठ जाएं भी। ठीक है, करें शुरुआत। तैयार हो? जितना पढ़ाया था उतना याद है? क्या पढ़ाया था कल, ये बता दो आप, तो इतना ही। कल क्या पढ़ाया था? उद्देश्य के आधार पर तो उसमें शासन व्यवस्था के अनुसार कौन कौन से? अरे क्या पढ़ रहे हो तुम? निरंकुश, निरंकुश, लोकतांत्रिक और हस्तक्षेप रहित, ऐसा बताया था। फिर उद्देश्य के आधार पर तीन बताए थे। फिर उसके बाद मनोगत्यात्मक, यही बातें थी। कोई बात नहीं, अब तो इंग्लिश आपके साथ साथ चल रही है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए उस चीज में। और आज जो अपन पढ़ेंगे, ध्यान देना, ये मैं कहना एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। आज बहुत अच्छे से समझना। आज का पॉइंट अपना रहेगा शिक्षण के सिद्धांत। क्या रहेंगे भाई? सिद्धांत। और आपको पता है सिद्धांत में से प्रश्न खूब बन के आते हैं, तो हेडिंग डालना पॉइंट शिक्षण के सिद्धांत, ये आप हेडिंग डाल दें। शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, शिक्षण के सिद्धांत। अच्छा, इसमें देखो पहला ही प्रश्न तो ध्यान देना, ये शिक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? किस व्यक्ति ने दिया था शिक्षण का सिद्धांत, बताओ। और कब दिया गया था? एक बात तो, पहला प्रश्न तो यही बनेगा, शिक्षण का सिद्धांत किसने दिया और कब दिया। शिक्षण का सिद्धांत आपने नाम सुना हो तो जेरोम ब्रूनर, जिसको जे ब्रूनर आपने कभी पढ़ा हो, जे ब्रूनर ऐसा शब्द पढ़ा है क्या कभी? कब दिया था? 1963 में। कब दिया था भाई? 1963। तो सबसे पहले तो लिखना, सबसे पहले तो एक लाइन मेरे साथ साथ ही लिखना, लिखना शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में, शिक्षण के सिद्धांत सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में जे ब्रूनर, ये शब्द लिखना भाई, जे ब्रूनर ने दिया, जे ब्रूनर ने दिया। अच्छा, जे का पूरा नाम देखो क्या है? जे रोम। तो पूरा नाम क्या दे सकता है बताना भी? जेरोम ब्रूनर, या फिर जे ब्रूनर है ना, या जेरोम ब्रूनर, ये इसको कह सकता है। अच्छा, अब एक प्रश्न तो क्लियर हुआ, शिक्षण का सिद्धांत कब दिया गया था? 1963। किस व्यक्ति ने दिया था? जे ब्रूनर ने दिया। अब ये कहते हैं कि शिक्षण के सिद्धांत होते क्या है। मैंने कहा ना, जब पढ़ो तो कोई चीज को पहले तो उसका अर्थ मालूम होना चाहिए कि उसका अर्थ क्या होता है। क्या होता है शिक्षण के सिद्धांत में? तो ध्यान रखना, शिक्षण के सिद्धांत में बहुत सारे तर्क और वाक्यों का समूह होता है। ध्यान रखना, एक बार मैं बाद में लिखवा दूंगा, एक बार थोड़ा सा समझना इसमें क्या क्या होता है भाई। तर्क व वाक्यों का क्या होता है? समूह। तर्क व वाक्यों का समूह। ठीक है। अच्छा, तर्क का अर्थ क्या हुआ? लिखना नहीं है, ये मैं लैंग्वेज में लिखूंगा, आपको ऐसे नहीं लिखना है। इसकी तो बड़ी एक लाइन आएगी, मैंने तो केवल शब्द लिखे अभी समझाने के लिए। तर्क क्या होता है? तर्क, भाई तर्क नहीं होता है कि जो कोई भी चीज पे अपन चर्चा कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक पे अपन चर्चा कर रहे हैं, और ये मैं तो रोज का ही काम होता है, मैं नहीं कहता हूँ बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होगा। इसका मतलब तुम्हारा तर्क उसमें क्या है। भाई शिक्षण जब कार्य करते हैं, हर विद्यार्थी का अपना क्या होता है? तर्क होता है। तर्क और बहुत सारे क्या होते हैं? वाक्य। तर्क और वाक्यों का जो पूरा समूह है, वो बताओ क्या कहलाता है? शिक्षण का सिद्धांत। और जो शिक्षण का सिद्धांत है, शिक्षण के सिद्धांत से ही क्या संभव है भाई? अधिगम से क्या करना भाई? मूल्यांकन करना। अधिगम जानते हो क्या होता है? अधिगम क्या होता है? सीखना, लर्निंग। अधिगम क्या होता है?
लर्निंग होता है। और आप ये कह सकते हो कि अधिगम से ही तो क्या संभव है मूल्यांकन। अब एक बात बताओ, आपने कुछ सीखा ही नहीं है तो आपका क्या मूल्यांकन करें। नहीं होता है कि आप भी तो ये तो खूब कहते हो, मैं जैसे कह रहा हूँ भाई कल आपका टेस्ट पेपर होगा किसका, भौतिक प्रदेश का। अब उसमें 3 विद्यार्थी ऊपर हाथ करते हैं कि मेरा तो भौतिक प्रदेश पढ़ा हुआ ही नहीं। इसका मतलब मैंने उसको अधिगम नहीं किया, मैंने उसको लर्निंग नहीं की, तो मैं उसका मूल्यांकन नहीं कर सकता, मैं उसका टेस्ट पेपर नहीं दे सकता। तो एक बात आओ, पहले सीखोगे तभी तो मूल्यांकन करोगे। सीखना, मूल्यांकन करना, वाक्यों का तर्क, ये सब बताओ क्या है भाई, शिक्षण के सिद्धांत। समझ में आया शिक्षण के सिद्धांत क्या है, किसने दिए थे, हैं जे ब्रूनर या जेरोम ब्रूनर ने दिए थे। ठीक है, अब एक लाइन लिखना, इसमें लिखना शिक्षण के सिद्धांतों में, शिक्षण के सिद्धांतों में तर्क व वाक्यों का समूह होता है, तर्क व वाक्यों का समूह होता है, तर्क व वाक्यों का समूह होता है। एक लाइन तो ये ध्यान रखनी है, और दूसरी लाइन लिखना शिक्षण के सिद्धांत से ही, शिक्षण के सिद्धांत से ही, शिक्षण के सिद्धांत से ही अधिगम का मूल्यांकन किया जाता है। अधिगम क्या होता है भी, लर्निंग, और मूल्यांकन क्या होता है, इविलेशन। लर्निंग और इविलेशन, शिक्षण के सिद्धांत से ही अधिगम का मूल्यांकन किया जा सकता है, अधिगम का मूल्यांकन किया जा सकता है। लर्निंग का क्या किया जा सकता है, इवल्यूशन किया जा सकता है। और बिना सीखे तो इवल्यूशन संभव ही नहीं है ना, पहले सीखना पड़ेगा आपको। फिर इसके क्या आते हैं भाई, शिक्षण सिद्धांत के चरण। तो इसमें स्टार बना के हेडिंग डालना क्या भाई, शिक्षण सिद्धांत के चरण, शिक्षण सिद्धांत के चरण, शिक्षण सिद्धांत के चरण, हेडिंग डाल देना शिक्षण सिद्धांत के चरण। अब ये जो मैं चरण आपको लिखवा रहा हूं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, और ये इसके चरण मैंने पहले ही नोट कर दिए थे। देखो एक बार ध्यान देना कितने चरण है, अभी रुक जाना एक बार। 1 नंबर, थोड़ा सा एक बार ध्यान देना, नंबर 1 क्या भी लिखना नहीं है, नंबर 1 बताओ क्या है। ठीक है, 2 नंबर पे, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7 और 8। तो आपने क्या लिखा था यहाँ बताना भाई, शिक्षण के सिद्धांत के चरण। तो इसमें क्या लिख देना, कुल। और ये टोटल यहाँ अगर कुल भी पूछे तो कितने हैं, 8। पहले तो लिख देना कितने, 8। पहले तो 8 लिखना संख्या में। और देखो अब एक बार इनको समझना, 8 कौन कौन से एक बार देखना। बताओ एक तो कौन, ये शिक्षण के सिद्धांत में क्या होता है भाई, अलग अलग चरण जो शिक्षक द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रयोग। भाई सिद्धांत तो किसके द्वारा, शिक्षण तो शिक्षक द्वारा ही तो किया जाएगा। अब बताओ सबसे पहले 1 नंबर तो क्या है, लिखने पर ध्यान मत दो, पहले समझो। 1 नंबर पे क्या है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। नहीं एक बार तो समझ लें उसको, इंग्लिश में देख लेना कोई बात नहीं। आप अब मैंने कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा आपकी तरफ से। भाई यही कोशिश है कि आपकी तरफ से तो कोई वो ही नहीं हो, प्रश्न ही किसी प्रकार का, मैं पहले ही सॉल्यूशन करके लाता हूँ सब चीज का। अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है बताओ, चलो तो इससे बता दो, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या है। ठीक, और कोई, अपन के अभिप्रेरणा का सिद्धांत क्या है, मोटिवेशन क्या होता है कि जैसे ही विद्यार्थी कोई काम करके लाता है तो उसको धीरे धीरे क्या है, उत्साहित करें, बच्चे को क्या करें, उत्साहित करना। तो एक बात बताओ, जब बच्चे को हम उत्साहित करेंगे तभी तो पढ़ेगा। अब एक बात बताओ, एक बच्चे से अपने प्रश्न पूछ रहे हैं, 10 पूछे, उसने 8 सही बताए, 2 उसने क्या बता दिए गलत। अब उस 8 में अपन ने विद्यार्थी को प्रोत्साहित नहीं किया, 2 में उसको क्या कर दिया, हतो उत्साहित कर दिया, तेरे को कुछ नहीं आता तो पास नहीं हो सकता। नहीं होता है कि क्लास में कई बार देखा होगा भाई,
लड़के तो नहीं रोते, कई लड़कियों को आपने रोते हुए देखा होगा क्लास में। उसमें वो बाहर कई बार, खैर मेरे को तो 12-13 साल हो गए, ऐसे कई बार आ चुकी है बातें। फिर वो ऑफिस में आती हैं, क्या हुआ बेटा, कि उस सर ने मेरे को ऐसे कह दिया, अब तू पास ही नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये उसको क्या कर दिया, हतोत्साहित। ये नहीं करना चाहिए, बच्चे को हमेशा क्या करना चाहिए, उत्साहित करना चाहिए। अच्छा, उद्देश्यों के निर्धारण का सिद्धांत, ये क्या होगा 2 नंबर का। इसका मतलब पहले चीजों का क्या किया जाए, निर्धारण किया जाए कि आपको कितना पढ़ना है, कितना सिलेबस है, फिर उस पर काम किया जाए। ठीक, उसके बाद रुचि का सिद्धांत। अपन कहीं विद्यार्थियों में सबसे पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, वे उसमें रुचि पैदा करें, इंटरेस्ट पैदा करें पढ़ने के लिए। ठीक, उसके बाद अभ्यास व पुनरावृत्ति, बार बार चीजों का क्या करें, अभ्यास करें बार बार। ठीक, उसके बाद सम्मेलन का सिद्धांत क्या होता है, नहीं वो तो होता है, कोऑर्डिनेशन तो होता है। ये होता है आपसी तालमेल। भाई विद्यार्थियों को क्या कहें कि तू इससे 2 क्वेश्चन पूछ, तू इससे 2 क्वेश्चन, नहीं आ रहा तो उसको बता रहे। तो आपसी विद्यार्थियों में क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। या फिर टीचर और विद्यार्थी में भी क्या होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। ठीक, उसके बाद मनोरंजन के सिद्धांत। मनोरंजन के सिद्धांत क्या, ऐसा नहीं बच्चे को पढ़ाते ही पढ़ाते जाएं। बच्चे का अपन कहीं 7 दिन में 1-2 दिन उसका क्या कराएं, मनोरंजन में करो, उसको खिला दें, उसको कहीं क्या करें, घुमाने ले जाएं। ठीक है, क्या, अच्छा ले आपको भी ले जाना पड़ेगा क्या, बिल्कुल लेके चलते हैं, कब चलें बताओ, हैं चलेंगे, ठीक है जरूर चलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक आता है इस्तराकुलन सिद्धांत। ये क्या होता है भाई, ये भी आपस में तालमेल को लेके। सहचर्या का सिद्धांत क्या है, सहचर्या, सहचर्या वही होती है क्या, साथ साथ क्या करना, शिक्षण करना। अब एक बार लिख दें इनको, पहले उनको समझा करो फिर लिखा करो आराम से। हाँ बिल्कुल, अब लिख दो आराम से। अच्छा लिख भी दिए 6 तो पहले ही। अभी आपको याद रखने पड़ेंगे भाई, ये बहुत सारे पॉइंट आएंगे, कर दोगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, स्तरानुकूलन सिद्धांत, इसकी इंग्लिश लिख लेना चाहो तो, जो हिंदी में थोड़ा कम समझ में आ रहा है उसकी इंग्लिश लिख लेना, है ना, इसलिए अपन ने दोनों ही लैंग्वेज में रखे हैं इसको। चलें क्या अभी आगे। से 8 नंबर का तो सहचारी का सिद्धांत है, कोई साथ साथ क्या करना, सीखना, कोई चीजों को साथ मिलके सीखना। ठीक है, इस तरह अनुकूलन सिद्धांत होता है, इसका भी वैसे अर्थ होता है एक ही रूप में कहें तो साथ साथ रह के, और एक अपन कहें कि बराबर स्तर का वो करना अध्ययन। जैसे वो 5 तक पहाड़े आ रहे तो वो भी 5 तक की पहाड़े याद करे, तो मतलब बराबर स्तर की एजुकेशन, इक्वल जो एजुकेशन होती है। ठीक है, चलें क्या आगे। बिल्कुल भाई बिल्कुल, हंसी ठिठोले के साथ पढ़ाई करना। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई प्रियांशु। ठीक है, चलें भाई आगे अब तो। ठीक है, अब देखो इसी में एक आता है क्या भाई, शिक्षण के सूत्र। क्या एडिंग डालना भाई,
शिक्षण के सूत्र, हेडिंग डालना शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के सूत्र, टीचिंग फॉर्मूला, टीचिंग फॉर्मूला, शिक्षण के सूत्र। क्या होते हैं शिक्षण के सूत्र बताओ, क्या होते हैं शिक्षण के सूत्र? कभी आपने पढ़ा हो तो, ऐसी कोई गलती हो गई हो कभी? गलती तो नहीं होती, पढ़ने की गलती तो अपने से हो ही नहीं सकती है। ठीक, अच्छा ऐसा तो कभी सुना होगा, देखो मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं सुना होगा, एक सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, ठीक है, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ऐसा नहीं हो कि तो विद्यार्थी को पहले सरलता से पढ़ाएं फिर उसको कठिन स्तर की ओर ले जाएं, ऐसा तो सुना होगा। वो सब क्या है? वो शिक्षण के सूत्र हैं। और ऐसा क्यों किया जाता है? शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए ऐसा क्यों किया जाता है भाई? शिक्षण को प्रभावी बनाने की। तो पहले तो एक लाइन लिखना, एक लाइन लिखना पहले तो, शिक्षण को, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण सूत्र की आवश्यकता होती है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षण सूत्र की आवश्यकता होती है, शिक्षण सूत्र की आवश्यकता होती है। और अब इसमें एक एक करके लिखना। सबसे पहले तो लिखना पूर्ण से अंश की ओर। क्या और क्या इनके बारे में लिखेंगे ना? हाँ, अब एक एक करके लिखना, फिर इनके बारे में लिखेंगे तभी तो समझ में आएगा ना कि क्या है। पूर्ण से अंश की ओर क्या लिख सकते हो भी? वोल टू पार्ट, वोल टू पार्ट हो गया। पूर्ण से अंश की ओर, वोल टू पार्ट। वोल क्या होता है भी? पूर्ण, पार्ट क्या होता है? अंश, वोल टू पार्ट। अच्छा आप बताओ इसमें क्या होगा? पूर्ण से अंश की ओर कैसी शिक्षा होती है बताओ? पूर्ण से अंश की ओर अच्छी शिक्षा होती है, बहुत बढ़िया। कैसी शिक्षा होती है पूर्ण से अंश की ओर? ये तो मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं शब्द से ही क्लियर हो जाना चाहिए ना। लास्ट में बड़ा हो, ठीक। वो अंश से पूर्ण की ओर होता है। अब इसको उल्टा कर दो। इसमें क्या होता है? पहले विद्यार्थी को एक, अपन कहीं कोई भी चित्र दिखाया जाता है या कोई भी पूर्ण सिलेबस या पाठ्य वस्तु को दिखाई जाती है, फिर छोटे छोटे अंश में उसका क्या किया जाता है? अध्ययन। जैसे मैं कहूं जैसे राजस्थान के एक मैप मैंने आप क्या क्या किया, स्टार्टिंग में पूरा मैप दिखा दिया। अब पूरा मैप दिखा के फिर एक एक जिले का अपन क्या कर रहे हैं? वर्णन कर रहे हैं। तो बताओ पूरा मैप देखा तो पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? अब एक एक जिले का अध्ययन कर रहे हैं तो छोटा छोटा अंश हुआ कि नहीं हुआ? तो इसमें क्या होता है? विद्यार्थी को सबसे पहले पूरी विषय वस्तु को क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो इसमें लिखना, एक लाइन में लिखना, इस शिक्षण में, इस शिक्षण में पहले विद्यार्थी को, इस शिक्षण में पहले विद्यार्थी को, पहले विद्यार्थी को संपूर्ण विषय वस्तु, संपूर्ण विषय वस्तु दिखाई जाती है, दिखाई जाती है, दिखाई जाती है। तथा फिर, तथा फिर छोटे छोटे भागों में बांटकर,
छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल मैं लूं, अपन ने शुरू में जब पढ़ना शुरू किया तो क्या हेडिंग डाली थी? टीचिंग एप्टीट्यूड। वो तो मैंने आपको पूरा दिखा के, ये पूरा क्या है? टीचिंग एप्टीट्यूड। अब उस टीचिंग एप्टीट्यूड को क्या कर रहे हैं अपन? भागों में बांट के पढ़ रहे हैं। तो एक बात और, टीचिंग एप्टीट्यूड को अपन पूर्ण से अंश की ओर पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पहले तो पूरी विषय वस्तु अपन ने दिखाई, और फिर विषय वस्तु को क्या किया भाई? छोटे छोटे भागों में बांटकर इसका अध्ययन किया जाता है। फिर 2 नंबर पे लिखना, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ठीक है, क्या कहोगे भी? डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अब बताओ भी इसका क्या होगा? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। एग्जाम्पल देके। ठीक है, बिल्कुल आपने सही बताया है, बिल्कुल सही बताया है। इसमें पहले विषय वस्तु को दिखाया जाता है और फिर उदाहरण के माध्यम से उससे बच्चों को समझाया जाता है। जैसे एक चीज अपन ने दिखाई, फिर उसके बहुत सारे क्या लिए? एग्जाम्पल। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो कौन से एग्जाम्पल पे? अप्रत्यक्ष रूप से। तो लिखना, इस शिक्षण में, ये तो सही बताया तुमने, इस शिक्षण में, इस शिक्षण में पहले विषय वस्तु, पहले विषय वस्तु को दिखाया जाता है तथा फिर, तथा फिर उदाहरण के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है। तथा फिर उदाहरण के माध्यम से समझाया जाता है। हाँ, फिर वो एग्जाम्पल देते रहेंगे ना उस चीज के अलग अलग। जैसे मैथ नहीं पढ़ते हो, ये इस फॉर्मूले से होगा, ये इस फॉर्मूले से होगा, उस तरीके से चलता है इसमें। हो गया? चले आगे। कितने हुए भाई? आप बताओ, पूर्ण से अंश की ओर में क्या होगा? बताएं, पूर्ण से अंश की ओर पहले विषय वस्तु को दिखाएंगे और फिर छोटे छोटे भागों में बांट के उसका अध्ययन करेंगे। ठीक है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, पहले तो उस विषय वस्तु को दिखा देंगे, फिर एग्जाम्पल दे दे के उसको समझा देंगे। अगला लिखना इसी में, कितने नंबर पे भी? 3। 3 नंबर पे लिखना, नंबर 3। और 3 नंबर पे लिखना क्या भाई? मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त से अमूर्त की ओर। कॉन्क्रेट टू एब्स्ट्रैक्ट। मूर्त से अमूर्त की ओर। अच्छा, इसमें क्या होगा मूर्त से अमूर्त की ओर? बताओ। हम्म, डायग्राम से फिर उसको समझाएंगे। और कोई? ठीक है। कॉन्क्रेट। कॉन्क्रेट। बिल्कुल ध्यान रखना,
इसमें भी क्या होता है, पहले तो प्रत्यक्ष भौतिक चीजों को दिखाया जाता है। भौतिक क्या होता है, चीजों को देखना, दिखाया जाता है। फिर उसके बाद उसके विचार और सैद्धांतिक रूप से फिर उसका क्या किया जाता है, वर्णन। पहले तो कोई चीज को दिखा दिया, फिर उसके सिद्धांत क्या हैं, उसके विचार क्या हैं, तो वो सब क्या हो जाएगा, अमूर्त की ओर। पहले तो अपन ने कहा कि कोई भौतिक है, जैसे इन्होंने बताया ठीक एक मैदान है। अब उस मैदान के बारे में कितने सिद्धांत हैं, कितने विचार दिए गए, तो उसके वो तो क्या होगी, उसके पीछे की कहानी होगी ना। तो लिखना, इस शिक्षण में, इस शिक्षण में, इस शिक्षण में सबसे पहले, इस शिक्षण में सबसे पहले प्रत्यक्ष भौतिक, प्रत्यक्ष भौतिक चीजों को दिखाया जाता है, दिखाया जाता है, तथा फिर, तथा फिर इसके विचार व, इसके विचार व सिद्धांतों को सिखाया जाता है, सिखाया जाता है, सिखाया जाता है। ये क्या हो गया भाई, मूर्त से अमूर्त की ओर। पहले अब देखो, वैसे आप सिंपल समझो, पहले वो चीजें जो अपन जानते हैं और फिर उसके पीछे की कहानी क्या है उसको बाद में। अपन नहीं कहते हैं यार तुम तो अभी देखा ही है, अब तेरे को इसके पीछे की कहानी का नहीं पता क्या क्या हुआ था, तो वो क्या है, अमूर्त की। पहले ट्रेलर और फिर मूवी, हाँ ऐसा भी कह सकते हैं भाई। क्या, लगभग लगभग एक जैसी हैं और क्या, लेकिन कुछ अंतर है सब में ही। देखो ऐसा नहीं, कुछ अंतर सब में ही है, लेकिन वो तो अध्ययन शिक्षण की बात होगी तो लगभग एक जैसा ही रहता है शिक्षण तो। फिर आप देखो ये भी लगभग लगभग एक जैसा ही है। क्या लिखना भाई, सरल से कठिन की ओर, या सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर, या सरल से कठिन की ओर। क्या हो गया अभी, सिंपल टू हार्ड, क्या हो गया भाई, सिंपल टू हार्ड, सिंपल टू हार्ड। अच्छा इसमें बताओ, ये तो सबको ही पता होगा। पहले अपन कहें कि पहले तो विद्यार्थी को सरल भाषा में समझाया जाए और फिर धीरे धीरे उसको कठिन स्तर की ओर ले जाना, वो क्या कहलाता है, सरल से कठिन। अपन नहीं कहते हैं कि अरे तू पहले उन चीजों को पढ़ जो तेरे को आती हैं, फिर क्या कर, फिर तू धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ जो तेरे को नहीं आती। तो लिखना, इस शिक्षण में, इस शिक्षण में पहले सरल विषय वस्तु को पढ़ा जाता है, 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 तथा फिर धीरे धीरे, तथा फिर धीरे धीरे कठिन स्तर की ओर, कठिन स्तर की ओर चलते हैं, तथा धीरे धीरे कठिन स्तर की ओर चलते हैं। तो ये आपका कौन सा हो गया अभी, सरल से कठिन की ओर, ये आपका सरल से कठिन की ओर हो गया। बिल्कुल भाई सही है, सही बता रहे हो भाई। कितने हुए, कब तक याद होंगे, हैं, चारों को चारों याद है, ठीक है। नंबर लिखना अभी 5, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से क्या भाई, संश्लेषण की ओर, हाँ सॉरी, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर।
विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से विश्लेषण क्या होता है भी? एनालिसिस। एनालिसिस। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ये क्या होता है बताओ? एनालाइज से हो गया ना, एनालाइज से सिंथेटिक्स की ओर, एनालिसिस से सिंथेटिक्स की ओर। अच्छा बताओ भी ये क्या होता है, बताओ। नहीं बताओ बताओ, आराम से बताओ। हम्म। ठीक, हाँ आप बताओ। हम्म। ठीक है। ठीक है बिल्कुल, हाँ सेम ही है। वो सारा एक ही है। ठीक है, ध्यान रखना, बिल्कुल सही बताया। देखो विश्लेषण से संश्लेषण क्या होता है, पहले तो अपन कहीं विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांट के उसका अध्ययन करना, और फिर उन सभी छोटे छोटे भागों को क्या बना देना, एक समूह बना देना, और समूह बना के फिर उसका क्या करना, अध्ययन। अब उल्टा हो गया देखो, पहले क्या कह रहे हैं कि छोटे छोटे टुकड़ों में उसका क्या किया जाए, अध्ययन, और फिर उसका एक पूरा क्या बना दिया जाए, समूह बना दिया जाए। तो लिखना, इस शिक्षण में, इस शिक्षण में पहले छोटे छोटे भागों में, पहले छोटे छोटे भागों में अध्ययन किया जाता है, छोटे छोटे भागों में अध्ययन किया जाता है, छोटे छोटे भागों में अध्ययन किया जाता है, तथा फिर, तथा फिर एक समूह बना दिया जाता है, एक समूह बना दिया जाता है, तथा फिर एक समूह बना दिया जाता है। पहले छोटे छोटे टुकड़ों में अध्ययन किया, और फिर सबको क्या कर दिया, एक जगह जोड़ के उसका अध्ययन कर दिया। जैसे आप बता रहे थे कि भाई ठीक है समझा दिया, फिर एग्जाम्पल देते हुए आगे बढ़ गए उन चीजों में। और अंतिम है इसका, अंतिम है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ये अंतिम है ज्ञात से अज्ञात की ओर, नॉन टू अननोन। नॉन टू अननोन, ये तो बता दोगे आप ही, बताओ क्या है। ठीक, और बताओ तो, ज्ञात से अज्ञात की ओर, बिल्कुल। और फिर जो नहीं आता है उसको पढ़ो, उसको छोड़ दो। बहुत बढ़िया। ठीक। हम्म, बिल्कुल। अपन कहें कि पहले तो इसमें उन चीजों का अध्ययन किया जाता है जो विद्यार्थी पहले से जानता है, और फिर धीरे धीरे अपन कहें उन विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है जिनको विद्यार्थी नहीं जानता है। तो इसमें लिखना, इस शिक्षण में, इस शिक्षण में, इस शिक्षण में पहले, पहले उस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, उस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं, पहले से जानते, तथा फिर धीरे धीरे, धीरे धीरे कठिन स्तर की, विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता, कठिन विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता।
पहले विषय वस्तु को समझाते थे फिर तो आसान करके बच्चों को। बिल्कुल भाई रजनी, बिल्कुल सही बता रहे हो आप, सारी चीजें सही हैं आपकी, अच्छे आंसर दे रहे हो भाई, बिल्कुल ठीक है। अब देखो मात्र कितने हैं बताओ ये, 5, 5 हो गए, 6 हो गए, 6 हो गए होंगे, ठीक है। अब बताओ ये कब तक याद होंगे, हैं? याद ही है तो बहुत बढ़िया, ठीक। कोई नहीं, एक बार मैं वापस से बता रहा हूं। अपन ने क्या शुरू किए बताना, शिक्षण के सूत्र। शिक्षण के सूत्र कहाँ काम आते हैं टीचिंग को प्रभावी बनाने के लिए? पहला बताओ क्या था, पूर्ण से अंश की ओर। दूसरा क्या था, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। तीसरा मूर्त से अमूर्त की ओर। चौथा सरल से कठिन की ओर। पांचवा विश्लेषण से संश्लेषण। और छठा ज्ञात से अज्ञात की ओर। कर सकते हो कितना आराम से, ये तो याद हो जाएंगे। ये तो क्या थे वही टीचिंग के क्या थे, फॉर्मूला थे अपन कहें। अच्छा उसके बाद देखो एक सिंपल सा आता है, इसी में मैंने रख दिया था एक सिंपल, क्योंकि इसमें पॉइंट है। फिर क्या आता है भाई, शिक्षण अवस्था की क्रियाएं। फिर ये छोटी छोटी लाइनें हैं, शिक्षण अवस्था की क्रियाएं। और शिक्षण अवस्था की क्रियाएं देखो एक बार समझना, एक बार हेडिंग डाल देना, शिक्षण अवस्था की क्रियाएं, फ्रेजेज ऑफ टीचिंग, फ्रेजेज ऑफ टीचिंग, टीचिंग अवस्था की क्रियाएं। अजय देखो टीचिंग अवस्था की जो क्रियाएं है ना, ध्यान रखना इसके कितने सोपान आएंगे, 3। पहले थोड़ा सा ध्यान रखना कितने सोपान है, 3 है। काम क्या आती है, तो शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को विद्यालय में विभिन्न क्रियाओं के माध्यम से अधिगम कार्य पूर्ण करवाया जाता है। क्या अर्थ हुआ इसका, भाई विद्यालय में अधिगम, अधिगम क्या होता है, करके बच्चों को क्या किया जाता है, सिखाया जाता है। फिर उसके बाद शिक्षण में इन क्रियाओं की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और शिक्षण अवस्थाओं की क्रियाओं के अंतर्गत कितने सोपान होते हैं, 3। अच्छा 3 सोपान देखो, पहला कौन सा है, इसको चाहे अपन 1 नंबर बना देंगे। 1 नंबर कौन सा है भाई, पूर्व तत्परता अवस्था। शायद ये जो चीजें नाम से ही प्रतीत हो जाती हैं, पूर्व तत्परता अवस्था क्या हो जाएगा, प्री एक्टिव फ्रेजेज। इस अवस्था में शिक्षण कार्य से संबंधित समस्त योजनाओं को शामिल किए जाते हैं। प्रमुख सोपान कौन कौन से बताओ इसमें, एक तो शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण। एक बताओ सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्यों का क्या करोगे, निर्धारण करोगे। उसके बाद पाठ्यक्रम व पाठ्य वस्तु का निर्धारण। फिर अपन पाठ्यक्रम अपने हिसाब से क्या करेंगे भाई, सिलेबस का निर्धारण करेंगे। फिर शिक्षण विधियों का नियोजन करना, फिर धीरे धीरे टीचिंग मेथड की ओर चलेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध व्यवस्था करना। क्या करोगे, क्रम, यानी कि अपन नहीं कहते हैं भाई क्रम से पढ़ो इन चीजों को, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, ठीक है। किसी विशेष पाठ्यक्रम या प्रकरण के लिए नियुक्तियों का विकास करना। अब नहीं होते जैसे एक तो अपने भाई ये कह दिया तुम्हारे 5 क्या है सब्जेक्ट हैं, एक अलग से कोई सब्जेक्ट शामिल किया जाएगा, तो फिर अलग से जो सब्जेक्ट शामिल कर लिया जाएगा उसको भी आप क्या करेंगे, समझेंगे, उसको विकास में लेके आएंगे। फिर मूल्यांकन की पद्धति का निर्धारण। अब देखो ये बिल्कुल क्रम से है, तो बताओ सबसे अंत में मूल्यांकन होगा कि नहीं होगा। अब क्रम से याद करो, सबसे पहले क्या होंगे, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण। फिर क्या होगा, पाठ्यक्रम का निर्धारण, ऐसे समझ लें। फिर शिक्षण विधियों का नियोजन। ये ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, ये क्रम से याद होने चाहिए। उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये क्रम से याद होने चाहिए। उसमें दे सकता है प्रश्न, ये आईएएस वगैरह में तो इस तरीके के प्रश्न आते हैं, क्या क्रम रहेगा। तो सबसे पहले शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण होगा, फिर उसके बाद पाठ्यक्रम का निर्धारण होगा, फिर शिक्षण विधियों का नियोजन करना पड़ेगा आपको, फिर प्रस्तुतिकरण के लिए क्रमबद्ध आपको व्यवस्था। प्रस्तुतिकरण क्या होता है भाई, भाई प्रेजेंटेशन करोगे तो पहले उस चीज को सेट करोगे तभी तो होगा प्रेजेंटेशन। अब अपने पास कुछ नहीं है, अपन कुछ तैयार नहीं करके आए, अपन को खड़ा कर दिया, क्या कर, हैं, पढ़ा, भाई जो भी तेरा वो है उसको क्या कर, यहाँ एनालाइज कर, उसको बता। तो क्या बताएंगे, अपन तो खड़े हो जाएंगे, थोड़ी देर बाद वापस बैठ जाएंगे। लेकिन अपने पास पूरा तैयार करके हैं तो अपन उन चीजों को बताएंगे ना अच्छे से। उसके बाद किसी विशेष पाठ्यक्रम, यानी अपने सब्जेक्ट के अलावा कोई अपने वो है तो फिर उसको भी विकास करना। और फिर लास्ट में बताओ क्या होता है, मूल्यांकन होता है कि नहीं होता है। तो मूल्यांकन पद्धतियों का क्या करना, निर्धारण। अब एक बार इसको लिख देना इसी तरीके से सेम। हाँ ये फोटो लेने की कोशिश नहीं करनी है भैया आपको। हाँ प्रारूप, क्या,
नियोजन होता है ना, मतलब जैसे सिस्टमेटिक तरीके से। हाँ, जैसे नहीं कहते सिस्टमेटिक, यानी पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ना। हाँ, ये कौन सा बता रहे हो, ये है ना, शिक्षण का नियोजन करना, मेकिंग सिस्टम अरेंजमेंट। अरेंजमेंट। ये यही है ना, शिक्षण का नियोजन। हाँ, प्लानिंग टीचिंग मेथड। इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा क्या? अब ठीक है क्या, देखो। हम्म, अब ठीक है कि उसके सामने ही है क्या, देखो। ये इसका लिख लेना, डिटरमिनिंग मेथड ऑफ इविलेशन, है ना। इसमें इविलेशन शब्द जोड़ देना भी। इवलेशन, मूल्यांकन, है ना। एक शब्द उसमें जोड़ देना लास्ट में, इवलेशन, मूल्यांकन। आराम से लिखना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, और फोटो खींचने की कोई कोशिश नहीं करे, केवल लिखना ही है, बिना लिखे काम चलेगा नहीं। क्या था कि थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन जब इनको पढ़ोगे ना, तो ये एक एक दिन में रिवीजन हो जाएंगे आराम से। और जो पीडीएफ होती है ना, उसको चाहे 20 बार पढ़ लो, याद नहीं होती कभी भी। हाथ से लिखा हुआ ही याद होगा। दिख तो सही रहा है ना ऐप में ये। एक बार ऐप में चेक कर लेना, दिख रहा है क्या एक बार। आपके पास सब होगा ना, सबके पास ही होगा। रविंद्र, एक बार चेक कर देखना सही दिख रहा है क्या। ऑनलाइन वाले भी बता दें भाई, सही दिख रहा है कि एक बार बता दें। सही दिख रहा है ना, ठीक। ठीक है भाई, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, ठीक है। लिखो तो, है ना। ऑनलाइन वाले ध्यान रखना भाई, लिखना है प्रत्येक चीज़ को, है ना। क्योंकि ऑफलाइन वाले सभी लिख रहे हैं बहुत अच्छे से, तुम भी लिखो। हैं, ऑनलाइन वाले भी लिख रहे हैं, बराबर की टक्कर चल रही है। अब इसमें क्या है, ये इंग्लिश वर्ड्स देख लेना एक बार, है ना, कोई आपको दिक्कत नहीं हो ना। सोपान कहाँ लिख फ्रेजेज अवस्था या क्रिया होती है, फ्रेजेज। सोपान कहाँ लिखो, कौन से उसमें है? सोपान तो ये हो गया ना इसमें, स्टेप ऑफ फ्रेजेज ऑफ एक्टिव टीचिंग। स्टेप्स होते हैं ना, इस सोपान स्टेप्स। स्टेप्स होते हैं, स्टेप्स। स्टेप्स होते हैं। तो 3 हैं इसके, 3 है, उधर उस वाले में आया नहीं शायद ये, है ना। 3 सोपान स्टेज होते हैं ना, स्टेज। लिखो भाई, लिखो। चलें भाई आगे। अभी नहीं चलें क्या? नहीं नहीं, वो 2-3 अभी तो और करने हैं।
अगली क्लास तो अपनी 5:30 शुरू होगी तो। यार रविंद्र, कल से थोड़ा सा ध्यान रखना, 4:15 का ही करना कल से, है ना? क्या? कौन सी? अच्छा, जीके वाली 4:15 लें? ना ना, जीके वाली तो लास्ट में ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड थोड़ा सा क्या है कि इसको पढ़ना जरूरी होता है, तो जोश जोश में पहले इसको पढ़ दिया करो, पहले पहले, है ना? और वो जीके का है, उसमें तो कुछ समझाना नहीं, उसमें तो लिखवाना ही जैसी चीजें हैं, क्योंकि ज्यादा उसमें ऐसा रहेगा नहीं। और जीके का तो मैंने पहले ही बताया कि लगभग अपना 20 घंटे का ही मामला रखेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। किस तरीके के आते हैं प्रश्न, बस उस हिसाब से ही रखेंगे। बस उसमें से अपन को प्रश्न मिल जाए 10 बस। बाकी तो मैंने शुरुआत कर दी आज से ही आपके करंट की तो। करंट की तो क्या था कि मैंने उसको कल से ही भेजना शुरू कर दिया, तो ये 20-20 क्वेश्चन मैंने लिखवाना शुरू कर दिए रोज के ही। तो ये आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे तब तक तो। अब वो मैं 20-20 क्वेश्चन लिख के भेजता हूँ उसको करंट के, अब रोज ही जैसे मतलब अखबारों में पहले से भी लिखे हुए हैं मेरे, तो टाइपिंग वाला है। हम्म। हाँ, करंट अफेयर्स की मेहनत खूब लगती है तुमको पास कराने में, ऐसे नहीं है मेहनत, उसके पीछे की जो मेहनत है ना, वही तो देख रहे हैं, उसके पीछे की मेहनत क्या है, वो चीजें। चलूं क्या भाई? हो गया कंप्लीट? ये तो क्या था भाई, 1 नंबर पे कौन सा आ जाता है भाई? पूर्व तत्परता की अवस्था। फिर इसी क्रम में देखो तो फिर कितने नंबर पे आ जाता है? 2। 2 नंबर भाई, बड़े तो होंगे ये। 2 नंबर पे कौन सा है? अंत प्रक्रिया अवस्था। अच्छा देखो, अंत प्रक्रिया अवस्था में एक बार समझना, सबसे पहले तो क्या आता है, इसको लिखना मत, केवल हेडिंग ही डालना, केवल हेडिंग हेडिंग डाल दें, अभी आराम से समझ लेना, पहले इसको समझ ले। इसमें देखो, एक तो क्या होता है इसमें, विद्यार्थियों का निधान। अच्छा, निधान क्या होता है भी? निधान क्या होता है? जो भी समस्या लेके आ रहा है उसका क्या करना है, एक तरीके से समाधान करना, उसको समाधान भी समझा के, क्या करना भी? समझा के। फिर क्या होता है? क्रिया व प्रतिक्रिया। फिर उसके प्रति अपना क्या देना भाई, जैसे मैं कर रहा हूँ, कोई काम करके ला रहा है तो फिर उसको क्या करना? उत्साहित करना। ठीक है, उसके बाद उद्दीपकों का चयन। उद्दीपकों का चयन क्या होता है, जैसे अपन कोई भी चीज को क्या करें, सेलेक्ट करना, कोई सिलेबस को सेलेक्ट करना है, कोई पार्ट को सेलेक्ट करना है, या अपन कहीं कोई भी एक टॉपिक को सेलेक्ट करना है। ठीक है, फिर क्या दिया है उसमें भाई? उद्दीपकों का प्रस्तुत। अब भाई यहाँ कोई भी चीज को, मैंने कहा एक टॉपिक को अपन ने क्या किया? सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद उसको क्या करना पड़ेगा? प्रस्तुतिकरण, क्या हो उसको? प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर क्या दिया है? युक्तियों का प्रयोग। फिर अपने पास जितने भी सिलेबस हैं, चीजें, उनका क्या करना? सबका प्रयोग करना। ठीक, उसके बाद क्या दिया है? युक्तियों का विस्तार। अपने पास जैसे कम चीजें हैं, तो अपने पास पढ़ाई की मैं मानूं, जैसे एक ही पेन था आपके पास, नीला पेन था, फिर आपने क्या कहा कि मेरे पास कौन सा लाल और ब्लैक भी होना चाहिए। फिर आपने युक्तियों का क्या किया? विस्तार। एक पेन से कितने पेन कर लिए आपने? 3। इसका मतलब आपके पास धीरे धीरे चीजें क्या हुई? बढ़ रही हैं।
अच्छा, उसके बाद कक्षा के आकार प्रकार की अनुभूतियां, फिर कक्षा में क्या हो रहा है क्लास में, उस चीज का पूरा एनालाइज करके और फिर अपने आप को उस स्टडी के अंतर्गत ढालना। ये क्या होता है इसमें भाई, कक्षा की अनुभूतियां। एक बार लिख लेना इसको। नहीं नहीं, फिर इसको कल से शुरू कर लेते हैं, यहाँ से कोई बात नहीं है। वैसे तो अभी तो इसका एक तीसरा पॉइंट और है, 3 है ये। नहीं नहीं, फोटो तो खींचने की कोई आवश्यकता नहीं है। फोटो तो तुम खींचोगे तो लिखोगे नहीं, तुम लिख लोगे क्या? भाई ऑनलाइन वाले भी एक बार इसकी फोटो ही खींच लेना तो आज, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो गया अपन को। नहीं नहीं, कल तो नया पॉइंट शुरू करेंगे, क्योंकि बड़ा पार्ट बहुत है टीचिंग एप्टीट्यूड, छोटा पार्ट नहीं है, बहुत बड़ा पार्ट है। और फिर सबसे बड़ी बात है 30 अंक का पार्ट है, और इसमें 20 अंक के आपके वो और आ जाते हैं, पेडागोजी भी लगभग आधी का आ जाएगी इसमें। तो ये मानो कि अब जो अपन कार्य करें वो 40 से 50 अंक का काम कर रहे हैं। 50 अंक कोई थोड़ी होते हैं, एक विद्यार्थी को 50 अंक कहाँ लेके जाते हैं वो देखो, 50 अंक में तो पास हो जाता है विद्यार्थी है। और एनईपी और आ गई, और 60 और 10 का वो, यानी कि जो मैं काम करवा रहा हूँ आपको 70 अंक का काम करवा रहा हूँ है। नहीं उसमें वो नहीं। क्या करेंगे पेपर देके। तीसरे नंबर पे लिख देना क्या भी, फिर इसमें शिक्षण तत्परता के बाद की अवस्था। ये कितना नंबर दे दें इसको, 3। शिक्षण की तत्परता के बाद की अवस्था, ये 3 नंबर दे देना इसको, है ना। इसको 3 नंबर दे दें, इसको 3 नंबर दे देना भाई। और फिर बाकी की चर्चा अपन करते हैं कल। कल कर लें बाकी चर्चा, ठीक है। तो आपको तो ये मानो कि लास्ट दिन तक मेरे साथ तो वैसे भी रहना ही पड़ेगा आपको तो, हैं।